नमस्कार, गुड इवनिंग, वेलकम टू जस्ट हिंदी। में हूं आपके साथ गीत उदय सैनी और वक्त हो गया है स्ट्रेट टॉक का। स्ट्रेट टॉक में आज बात 5 राज्यों में हुए विधानसभा चुनावों की नतीजों की होगी बात। जी हां, जनादेश 2022। कुल मिलाकर जिस तरीके के रिजल्ट हैं, ये रिजल्ट आप तक भी पहुंच चुके होंगे और आप देख रहे हैं कि 5 राज्यों में से 4 ऐसे राज्य उत्तराखंड, यूपी, मणिपुर, गोवा, जहां पर बीजेपी ने बहुत ही आसानी से अपनी सरकार बना ली है। एक ऐसी स्थिति में जहां पर उसे जीत का मौका एक बार फिर से मिल गया। आप कह सकते हैं कि 2014 का विजय रथ ये शुरू हुआ, फिर 2019 में लोकसभा चुनाव और अब उसके बाद देखिए ये असेंबली इलेक्शंस। अब आगे भी चुनाव लगातार होने हैं। 2024 में लोकसभा चुनाव भी होने हैं, क्योंकि ये वाले जो चुनाव थे वो आगे की जो कहीं आगे के जो 2-3 साल हैं उसका एक राजनीतिक भविष्य था। और ऐसे में वो भविष्य कैसा होगा, सुनहरा होगा, कैसा होगा, उसकी भी एक झांकी इन इलेक्शन से, जिसको सेमीफाइनल्स के तौर पर भी लोकसभा चुनावों से पहले कहा जा रहा था, तो उसकी झांकी जो है वो मिल गई है। हमेशा से कहा जाता है जब एग्जिट पोल आते हैं तो कहा जाता है कि ये तो अभी ट्रेलर था, पिक्चर आनी अभी बाकी है। सो वैसे में लगातार ये कयास लगाए जा रहे थे कि एग्जिट पोल के जिस तरीके के नतीजे होंगे, क्या वैसे ही नतीजे एग्जैक्ट पोल के होंगे। सो कुल मिलाकर इतना कहा जा सकता है कि ट्रेलर अच्छा था और पिक्चर भी अच्छी ही निकली है। लेकिन बहुत सारी ऐसे एलिमेंट्स हैं, बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स इस रिजल्ट्स के साथ जुड़े हुए हैं जिस पर बात किया जाना बहुत ज्यादा जरूरी है। कल जैसे जैसे रुझान सामने आए, थोड़ी स्थिति जो है वो दोपहर और फिर शाम तक क्लियर होती गई। हमने इन बिटवीन देखा कि बहुत ऐसे वीआईपी चेहरे, 5 राज्यों की हम बात कर रहे हैं, खासकर हम यूपी की बात करें, यहां पर हम करें बात पंजाब की करें, इनमें कुछ ऐसे महत्वपूर्ण चेहरे थे जिनका शायद इस रिजल्ट से दिल जरूर टूटा होगा। दिल हमारा भी टूटा। क्यों? क्योंकि वो राजनीति के धुरंधर खिलाड़ी रहे हैं, बड़े मचे हुए खिलाड़ी रहे हैं, और उनका इस तरीके से हारना, आगे वो चेहरे हमें राजनीति में दिखेंगे या नहीं दिखेंगे, ये एक बड़ा सवाल है। क्योंकि आज हम जनादेश 2022 में हम इन पूरे के पूरे इलेक्शंस के रिजल्ट्स का निचोड़ ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। उसमें हम ये जानना चाहते हैं कि पुराने और ये जो दिग्गज चेहरे हैं, अब उनका आगे होगा क्या। बीएसपी के साथ देखिए यूपी में कुछ ऐसा हुआ है जो पहले कभी हुआ नहीं, और सपा ने कोशिश बहुत अच्छी की है, लेकिन कहें उन्हें बहुमत जो है वो मिला नहीं, लोगों ने उनका साथ दिया नहीं, जनादेश उन्हें लोगों का मिला नहीं। पंजाब की बात करें, देखिए कल एक जो कोट है वहां से निकल कर आया पंजाब के रिजल्ट्स में कि झाड़ू लगाना था, लेकिन लोगों ने तो देखिए वैक्यूम क्लीन से पूरे वैक्यूम ऐसा उनका आया, एक उसकी एक ऐसी हवा जो है वो भारी हवा जो छिड़ी, जिससे पूरी जो दूसरी पुरानी पार्टियां हैं उनका कुछ वहां पर बना ही नहीं। और आम आदमी पार्टी ने बहुमत से भी ज्यादा सीटें लेकर बाकी पार्टियों को बहुत पीछे छोड़ दिया। और जैसा मैं कह रही हूं कि जी हां, दिग्गज चेहरे जो वहां पर कुछ नहीं कर पाए, बेटा आप बात कर लीजिए, बादल जी की बात कर लीजिए, प्रकाश सिंह बादल जी की बात कर लीजिए, आप सिद्धू की बात कर लीजिए, आप चन्नी की बात कर लीजिए, सब के सब जो है अपनी अपनी सीटों से हारे। कहा जा सकता है कि पंजाब में यहां पर देश की राजनीति का जो एक गेटवे बना है ना, वो पंजाब जरूर बना है। कांग्रेस के दिन हम कह सकते हैं कि 5 राज्यों में ऐसा लगता है कि दिन लद गए हैं। और एक इंपॉर्टेंट चीज है कि जिस तरीके का ये विजय रथ बीजेपी का चला है, शायद आज विपक्ष इस स्थिति में है, मैं कह सकती हूं कि किंग कर्तव्य विमूढ़ की स्थिति में है, जो लगातार सरकार से पूछ रहा होगा, पीएम नरेंद्र मोदी से पूछ रहा होगा कि मोदी जी आखिर हम करें तो करें क्या, हम बोले तो बोले क्या। ये तमाम चीजें हैं जो, क्योंकि पहले ही नतीजों से पहले हम कह रहे थे कि बहुत इंटरेस्टिंग चुनाव, रिजल्ट्स उससे भी ज्यादा खास होने वाले हैं, कुछ वैसा ही हुआ है। उत्तराखंड देखिए, सरकारें बदलती रहती हैं, लेकिन इस बार भी वैसा हुआ नहीं है। लेकिन हाँ, एक जो रीति जो एक वहां पर चली आ रही है, वहां पर सीएम का अपनी सीट से हारना वो अब भी कायम है। बहुत सारी चीजें हैं जिसका आज जनादेश 2022 में जिक्र जो है हम करेंगे। इस वक्त हमारे साथ खास मेहमान भी जुड़ चुके हैं, एडवोकेट एंड पॉलिटिकल एनालिस्ट राजीव गोदारा जी। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका स्ट्रेट टॉक में।
कल भी आपसे निरंतर हमारी बात होती रही। जनादेश 2022 में लगातार आप हमारे साथ जुड़े हुए थे। हालांकि उस वक्त रुझान ही क्लियर थे, लेकिन कुछ कुछ पिक्चर जो जैसी उस वक्त बदल गई थी, उसका भी हमने जिक्र आपके साथ किया है। आज हम इन पूरे के पूरे नतीजों का जो है निचोड़ समझने की कोशिश करें तो सबसे पहले मैं आपसे कमेंट लूंगी कि पूरे जो नतीजे आए हैं इन पांचों राज्यों में, उसे आप किस तरीके से देखते हैं? राजीव जी अनम्यूट है, शायद आपका ऑडियो मुझ तक पहुंच नहीं रहा है, आप उसे अनम्यूट कर लीजिए। हाँ, जी वो म्यूट जी। मोड में था। ऑल हाँ, राइट, ठीक है एक जी। तरह से कहें तो काफी चिंता की बात है, और चिंता की बात इसलिए है हम्म। कि जो पांचों राज्यों में कहिए और खास करके उत्तर प्रदेश और पंजाब में कहिए, जो सवाल समाज के सामने थे, उन सवालों पे बहुत गंभीर चर्चा ही नहीं। उनके सामने जो एक विजन आना चाहिए था, वो विजन तो नहीं आया। परंतु एक तरफ पंजाब में जो स्थापित पॉलिटिकल पार्टियां थी, उनके प्रति जो असंतोष था लगातार इकट्ठा होता जा रहा था, उसको आखिर में जनता ने एक मत होकर एक ही रास्ते पे चलते हुए उन सबको हराया और एक आम आदमी पार्टी को बहुमत दिया। जी। उत्तर प्रदेश में सरकार जो वहां थी 5 साल से, उसकी जो नाकामियां थी, नाकामियां ही नहीं बल्कि उन्होंने जो तय किया था कि हम कुछ छोटी मोटी चीजें सुविधाएं देने के अलावा कोई बहुत बड़ा समाज में परिवर्तन नहीं करेंगे, समाज को आगे ले जाने का काम नहीं करेंगे, जी। और ना बल्कि समाज को आगे ले जाने का काम नहीं करेंगे, बल्कि समाज में विभाजन पैदा करने का, जाति और धर्म के आधार पर बांटने का जो काम किया, उस सबको भूलकर भी जनता को उसी को ही समर्थन देना पड़ा। और समर्थन की वजह यह थी कि दूसरी तरफ जो पार्टियां थी, उनके पास भी कोई बहुत बड़ा विजन या समाज को आगे ले जाने का नहीं था। और जब समाज इस दुविधा पे खड़ा होता है, इस चौराहे पे खड़ा होता है कि जो पीछे का रास्ता है, जो पीछे जिनके जो हमारे राही थे, साथी थे, उनके साथ नहीं जा सकते, और जो नए आ रहे हैं वो भी कुछ नया बता नहीं रहे, कुछ नया दे नहीं रहे हैं, सिर्फ एक हवा में एक उम्मीद बनती है। तो अच्छा। इसी को देखते हुए यूपी में नई उम्मीद नहीं थी तो पुराने को चुना, पंजाब में एक नई उम्मीद दिखी तो उसे चुना। परंतु उस उम्मीद को अगर हम बहुत खंगालें, बहुत टटोलें, तो उसमें बहुत सब्सटेंस नहीं लगता है। बस यही एक चिंता है। परंतु फिर भी हम उम्मीद करते हैं कि आने वाले समय में समाज से नई पार्टियां नया विचार संवाद करेगा, सत्ता से संघर्ष जारी रहेगा, और एक समाज को नई दिशा देने का, एक वैचारिक दिशा देने का काम भी होगा। बिल्कुल जी। उत्तराखंड, गोवा, मणिपुर का क्या आप जिक्र करेंगे? अगर मैं उत्तराखंड और गोवा का खासकर जिक्र करूं तो, क्योंकि सीएम। उत्तराखंड और गोवा हाँ के बारे जी। में भी अगर हम देखें तो वही स्थिति है कि पार्टियां वही थी। जी। गोवा में जरूर दो नई पार्टियां चुनाव लड़ रही थी और उनकी बहुत बुरी तरह से वो हारी। जी। उत्तराखंड में भी आम आदमी पार्टी चुनाव लड़ रही थी और लगभग सबकी वहां जमानत जब्त हुई। गोवा में भी यही हुआ। और जो वोट विपक्ष का था, जो वहां की स्थापित राजनीतिक दल जो सत्ता में थी, भारतीय जनता पार्टी, उसके विरोध का जो वोट था, जी। वो वोट बंट गया। गोवा में भी यही हुआ। आम आदमी पार्टी को करीब 7% वोट मिला, और जो तृणमूल कांग्रेस पार्टी है उसको भी 5.5% के करीब वोट मिला। और यही अच्छा। कारण बना कि आखिर भारतीय जनता पार्टी वापस सरकार में आ गई। उत्तराखंड में अगर जो आम आदमी पार्टी को वोट मिला है, उसे हम निकाल दें और सोचें कि वो विपक्ष के विरोध का वोट था, अगर इस तरह से उसे कैलकुलेट करें, तब भी भारतीय जनता पार्टी के वापस आने का रास्ता बना, क्योंकि वहां भी नया विकल्प नहीं था। जो पहले से स्थापित पार्टियां थी, उनकी साख भी कोई बहुत अच्छी नहीं थी, उनके पास भी कोई विजन नहीं था। ये एक मामला बनता है। और एक तरफ देखें तो आम आदमी पार्टी ने पंजाब में 2012 से जो बदलाव की चिंगारी चल रही थी, जी। जब मनप्रीत बादल की पार्टी आई, फिर 2014 में आम आदमी पार्टी को 4 सीटें लोकसभा में मिली, फिर 2017 का चुनाव आया, तो उसमें जितनी बड़ी हवा बनी, अब अल्टीमेटली इस समय आकर उसे एक नया आकार मिला, नई ताकत मिली, और एक उम्मीद बांधकर लोग साथ चले आए। परंतु वही पार्टी जब उत्तराखंड और वहां पर गई, उत्तर प्रदेश और गोवा तीनों में, तो वहां उसकी बहुत बुरी हालत हुई। आम आदमी पार्टी की अगर आप देखेंगे तो उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ा था। हाँ। संजय सिंह जी जो पिछली बार पंजाब में थे, इस जी। बार उत्तर प्रदेश संभाल रहे थे, वहां वो हारे। तो ये समझ, ये काफी मुश्किल मामला है कि पंजाब अलग क्यों सोच रहा था और बाकी राज्यों में वो उम्मीद क्यों नहीं थी। अब ये तो हम देखिए निचोड़ निकालने की कोशिश कर रहे हैं कि ठीक है, पंजाब को छोड़कर बाकी जो राज्य हैं वहां पर स्थिति एक जैसी ही हमें दिखाई देती है। लेकिन आगे जब हम थोड़ा फ्यूचरिस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम बात करें, इन चुनावों को देखिए बहुत सारी संज्ञाएं दी गई हैं।
बीट इसे कहा गया सेमीफाइनल है, आगे की राह जो है लोकसभा चुनावों के लिए आसान हो जाएगी। मैं ये समझना चाहती हूँ कि ये जो हम निचोड़ आज निकालने की कोशिश कर रहे हैं, नतीजों को हम एनालाइज करने की कोशिश कर रहे हैं, इन चुनावों का अब देश में असर किस तरीके का होगा? देखिए, अक्सर हम जब चुनाव के नतीजे आते हैं तो उनको देश के भविष्य के साथ जोड़कर ही देखते हैं, और जो राजनीति में वैसे ही देखा भी जाना चाहिए देखा भी जाता है। जी। परंतु वापस लौट कर बात करूं तो पंजाब में आम आदमी पार्टी जो एकदम, जिसको जैसे आप कह रहे थे कि झाड़ू ही नहीं चला, वैक्यूम क्लीनर चल गया, हाँ। उसे 42% वोट मिला। और उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को 41% वोट मिला। अब वो सीट में परिवर्तित नहीं हुआ, उतनी ज्यादा सीट नहीं मिली, क्योंकि वहां समाजवादी पार्टी का भी परसेंटेज ज्यादा था, जी। और अलायंस का मिला के दें तो 38% था समाजवादी पार्टी और जो आरएलडी है उसका। जी जी तो जी। वहां पर बहुत ज्यादा सीट उतनी नहीं आई जितनी पंजाब में आई। पंजाब में भी आम आदमी पार्टी को 42% वोट मिला है, पर बाकी बहुत नीचे चले गए, इसलिए वो जो सीट्स हैं वो बहुत ज्यादा आई। अब थोड़ा और 5 साल पीछे लौट जाइए, पंजाब में 5 साल पहले को जाकर देखें तो कांग्रेस को 38% वोट मिला था, जो 42 से सिर्फ 4% कम होता है जी। परंतु तब बाकी पार्टियों के मुकाबले उसे सीट ज्यादा मिली थी, और अब 4% बढ़ते इनकी सीट और ज्यादा हो गई। अब जिसको 38% मिला था 5 साल पहले, आज उसे 23% वोट मिला है। तो इसको लगातार देखना चाहिए। और दूसरा, विधानसभा के चुनाव और लोकसभा के चुनाव में भी एक अंतर दिखता रहता है, वो किस तरह से रिफ्लेक्ट होगा वो देखना चाहिए। परंतु पंजाब के बारे में एक बात मैं आपको कहना चाहूंगा, जी जी। एक बहुत विचित्र बात जो पंजाब में लगती है, कम से कम मैं पंजाब को जैसा समझता हूं और जो पंजाब की रिवायत और राजनीति रही है उससे मेल खाती दिखती नहीं है। पंजाब में जिस तरह से आम आदमी पार्टी को वोट मिला और जिस तरह से वो बिखरा हुआ है, मतलब सभी क्षेत्रों में जिस तरह से है, तो आम आदमी पार्टी वो है जिसने 370 धारा तोड़ने पर, अनुच्छेद 370 जम्मू कश्मीर पे जब भारतीय जनता पार्टी ने हटाया 2019 में, उसका खुलकर समर्थन किया। देश में सीए सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट आया, उसके मामले में ऑलमोस्ट चुप रही, बल्कि समर्थन करते हुए नजर आई। बिल्कुल चुप रहे थे वो। जबकि दूसरी तरफ देश भर में मुझे लगता है कि मुस्लिम डोमिनेटेड एरियाज के अलावा सीए के विरोध में पंजाब ही एक राज्य था जहां पर विरोध हो रहा था। 370 तोड़ने का विरोध भी हुआ, सीए का विरोध हुआ। जो पंजाब की धरती इस राजनीति को रखती है, इस राजनीति को समझती है, इस राजनीति को जन्म देती है, और इस राजनीति के जो साथ खड़े लोग थे, वो एक साल तक सिंगू बॉर्डर और टिकरी बॉर्डर पे आंदोलन भी कर रहे थे। राजेश जी, आपको मुझे रोकना पड़ेगा जी, एक छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं, इसको हम कंटिन्यू करते हैं, छोटा सा ब्रेक लेते हैं। स्ट्रेट टॉक में जुड़े रहिएगा आप भी हमारे साथ। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करते हैं प्रोग्राम स्ट्रेट टॉक में। 10 मार्च नतीजों वाला दिन रहा, और ऐसे में अब नतीजों पर से तो पर्दा उठ गया है, स्थिति भी आपके सामने है। यहाँ पर जल्दी से मैं आपके सामने बता देती हूँ कि जो रिजल्ट्स आए वो किस तरीके के रहे। यूपी की 403 सीटें, जिसमें 274 सीटें जो हैं वो बीजेपी को मिली हैं। सपा की बात करें 124, पंजाब की बात करें 117 सीटें थी, जिसमें आम आदमी पार्टी 90 से पार गई है, कांग्रेस को 18, तो वहीं बीजेपी को वहां पर 2। उत्तराखंड की बात करें 70 सीटें थी, जहां पर 47 सीट्स जो मिली हैं बीजेपी को, 19 पर कांग्रेस रही है। गोवा का जिक्र करें, वहां पर बीजेपी को 20 तो कांग्रेस को 12, टीएमसी भी 2 पर। मणिपुर, जहां पर बीजेपी को 32 सीटें मिलने की बात कही गई है और कांग्रेस वहां पर 6 पर रही है। सो यूपी हो, उत्तराखंड, गोवा, मणिपुर, यहां पर बीजेपी को एक बार फिर से जीत का जो स्वाद है वो मिल गया है। इसके साथ ही बहुत सारी ऐसी बातें अब होने लगी हैं कि यूपी की जीत ने तो योगी आदित्यनाथ को मोदी जी का उत्तराधिकारी तो बनाया ही, साथ बीजेपी को अब भविष्य का नेता भी मिल गया है। ये तमाम चीजें हैं जिसे किस तरीके से देखा जाना चाहिए, मायने किस तरीके के निकाले जाएं, इन सब पर बात करने के लिए इस वक्त हमारे साथ पॉलिटिकल एक्सपर्ट राजीव गोदारा जी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सर, आपका एक बार फिर से स्वागत करते हैं आफ्टर द ब्रेक, क्योंकि ब्रेक में जाने से पहले आप पंजाब का जिक्र करते, कैसे फैक्टर की बात कर रहे थे, कैसे पहलू की बात कर रहे थे, एक बदलाव की बात कर रहे थे, उस बात को सर कंटिन्यू कीजिएगा आप। जो ताकतें लगी थी, जिन यूनियन का, जिन संगठनों का, जिन लोगों का काम था, 1 साल तक किसान आंदोलन हुआ, और किसान आंदोलन में जो सबसे बड़ा संगठन था उसका आपने देखा कि वो लगातार उन सवालों को उठाता रहा है, चाहे देश में पॉलिटिकल प्रिजनर्स की रिहाई की बात हो, चाहे इसी कश्मीर से 370 हटाने की बात हो,
सीएए का विरोध हो। जी जी। ऐसे आवाजें उठाने वाले लोग वहां आंदोलन में थे। इसके बावजूद उस आंदोलन का पॉजिटिव बेनिफिट जो हुआ, जो बेनिफिट हुआ और जो पॉजिटिव दिशा में गया, वो गया आम आदमी पार्टी के लिए। तो जो आवाजें वहां थी, उनकी जो दिशा थी, उसके उल्ट चलने वाले आम आदमी पार्टी की तरफ पंजाब का वोट गया। ये एक बड़ी विचित्र बात दिखती है। ओके। पंजाब ही एक राज्य था जहां पर इन चीजों का विरोध होता है और जहां इस तरह की पॉलिटिक्स की बात होती है। ठीक। हमारे चंडीगढ़ में एक साथी हैं, बहुत सीनियर जर्नलिस्ट हैं। जी। उन्होंने एक डेक्कन हर्ल्ड में लिखा है एक जगह, उन्होंने याद किया कि कल अरविंद केजरीवाल जी ने जो स्पीच दिया जीत के बाद, उसको कोट करते हुए लिखा कि उन्होंने कहा 75 साल हमने बर्बाद कर दिए हैं और अब हमें एक नई शुरुआत करनी है पंजाब में। और ठीक, और उसके बाद भारत माता की जय और वंदे मातरम। तो उन्होंने याद किया कि 2014 में प्रधानमंत्री मोदी जब चुनाव जीते लोकसभा का, तो ठीक इसी तरह का भाषण उन्होंने दिया था। और उन सीनियर साथी, जर्नलिस्ट साथी ने सवाल उठाया है कि क्या हमने भाजपा प्रस्त आम आदमी पार्टी पंजाब में चुनाव जीती है? ओके। ये समय बताएगा, परंतु एक सवाल उन्होंने रखा है। इसका मतलब ये है कि पॉलिटिकल स्टांस देखें, राजनीतिक धारा और दिशा देखें, विचारधारा की बात करें, तो फिर आम आदमी पार्टी किस दिशा में खड़ी है, किस तरफ खड़ी है। और हम सब जानते हैं कि पंजाब का जो फेडरलिज्म को लेकर जो बात रही है, पंजाब पंजाब से चलता है, पंजाब दिल्ली से शासित नहीं होता। दिल्ली दरबार की जो बात है, उसको पंजाब शताब्दियों से खारिज करता रहा है। वहां दिल्ली से सरकार चलाने का, दिल्ली से चुनाव लड़ने के बावजूद जो आम आदमी पार्टी जीती है, उसके सामने ये चुनौतियां भी होंगी। पंजाब आंदोलनों की धरती भी है। अब आंदोलनों के सामने आम आदमी पार्टी कैसे अपने आप को खड़ा रख पाएंगी? जो बहुत बड़े भारी कर्जे में पंजाब है, वहां पर जितनी मांगे हैं और जो बड़े खर्चे का सवाल है, बजट का सवाल है, उसे आम आदमी पार्टी कैसे डील कर पाएगी? या कि जैसे दिल्ली में आम आदमी पार्टी ने कहा कि नीचे आम आदमी पार्टी, ऊपर भारतीय जनता पार्टी यानी मोदी। इसलिए 7 सीटें मोदी जीतते हैं दिल्ली में भी लोकसभा की, और विधानसभा में भारी बहुमत से आम आदमी पार्टी जीतती है। देखना यह होगा कि पंजाब में आम आदमी पार्टी की दिशा और दशा क्या होगी, और भारतीय जनता पार्टी और आम आदमी पार्टी के बीच में किस तरह का तालमेल होगा सत्ता केंद्र की और राज्य की। हाँ, ये बड़ी दिलचस्प बात है। इसके लिए हमें इंतजार थोड़ा आगे वक्त के लिए करना पड़ेगा कि दोनों का तालमेल किस तरीके का होगा, क्योंकि आपने देखिए सीनियर जर्नलिस्ट का उसका रुख किया है, उनका जिक्र किया है, माफ कीजिएगा, उस पर मतलब कहीं ना कहीं मैं समझने की कोशिश कर रही हूँ कि पीएम नरेंद्र मोदी का वो दिया गया हुआ भाषण और उसके बाद आज अरविंद केजरीवाल जी का दिया हुआ भाषण, दोनों में सिमिलैरिटीज जो है वो काफी ज्यादा थी। आज ये पंजाब में एक भारी भरकम जीत के बाद लोग अब कह रहे हैं, जैसे पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी की जीत के बाद लगातार कहा जा रहा था कि अगर बीजेपी का विपक्ष में कोई विकल्प है, मतलब बीजेपी का अगर कोई विकल्प है, तो फिर वो टीएमसी ही है, ममता बनर्जी हैं। अब आम आदमी पार्टी की जीत के बाद अब उसे इस तरीके की संज्ञा दी जा रही है जिसमें यह कहा जा रहा है कि बीजेपी का कोई विकल्प है तो आम आदमी पार्टी है। इसे आप किस तरीके से लेंगे, जो ये लोगों का आज कहना है? गीत मैं आपको याद दिला दूं, 2014 में जब आम आदमी पार्टी जीती, हाँ। और फिर 2015 में दोबारा से जीती जी। तो जो बहुत सारे इस देश में उस धारा के लोग थे जो भारतीय जनता पार्टी की राजनीति के समर्थन में नहीं है बल्कि विरोध में है, सालों साल उसके विरोध में काम करते रहे। उन्हें वो भारतीय जनता पार्टी की राजनीति देश के संविधान और देश के विचार, देश के सपने, आइडिया ऑफ इंडिया के साथ तालमेल बैठाते नजर नहीं आती है, और नफरत फैलाने वाली राजनीति मानते रहे। जब 2015 में दिल्ली का चुनाव जीता आम आदमी पार्टी ने, तो वो बड़ा वर्ग जो तब तक आम आदमी पार्टी को और उससे पहले अन्ना आंदोलन को बहुत ही संदेह की निगाह से देखता था और कहता था कि ये तो वही राष्ट्रवाद, कोट एंड कोट राष्ट्रवाद की राजनीति है, यही वही राजनीति है जो कैपिटलिज्म की राजनीति है, ये सब धार्मिक आधार पर लोगों को खुश करके और अपीजमेंट की, मतलब सबको वहां जाकर धार्मिक राजनीति करते हुए की जाने वाली राजनीति है। ये कह के आम आदमी पार्टी को 2015 तक सवाल करने वाले लोग 2015 के बाद आम आदमी पार्टी के साथ खड़े हो गए 2015 के चुनाव में, और आपने देखा 2020 के चुनाव में भी हुए थे। तो वो क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को चुनौती आम आदमी पार्टी देगी ऐसा लगने लगा था। परंतु वही दिल्ली में जब लोकसभा का चुनाव आया तो 7 सीटें दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी जीती, आम आदमी पार्टी नहीं जीती। तो ये जो पूरा हम, और सबसे बड़ी बात है कि ममता भी बंगाल के बाहर अभी तक नहीं जा पाई। गोवा में चुनाव लड़ा, 5.5% वोट आया। हाँ। और पूरे पंजाब के जहां एक तरफ आम आदमी पार्टी को फायदा होगा कि फुल फ्लैश स्टेट को चलाएगी, तो वहां उसकी चुनौतियां जो हैं
वो भी सामने आएंगी। हाँ। दिल्ली में अगर आप देखेंगे, दिल्ली में सरकार के पास जो रेवेन्यू आता है, जो इनकम होती है और जो सरकार का खर्चा होता है, उसकी तुलना देखें तो वहां सरकार में थोड़ी ईमानदारी से सरकार चलाने से आपका काम चल जाता है। परंतु पंजाब में आपको सरकार चलाने में गंभीर ईमानदारी भी चाहिए, उसके आगे एक नया विजन चाहिए, और जितने बड़े सवाल हैं उन सवालों को डील करने के लिए एक पूरा मैकेनिज्म चाहिए जिसके अंदर बहुत गहरी समझ हो। याद रखें कि करीब 3 लाख करोड़ के आसपास तो पंजाब पे कर्ज है, उसका आप क्या करेंगे? पंजाब में मैं इसी पर आने किसानों वाली की, थी। हाँ जी जी, हाँ, ये सही कह रहे पंजाब हैं। में किसानों की कर्ज मुक्ति का विचार भी और मांग भी रही है। पंजाब में एमएसपी को मेंटेन करने की और बनाए रखने की मांग भी रही है। वो भी, और फिर 2 फसलों का ही नहीं, गेहूं और धान नहीं, इसके अलावा बाकी फसलें भी खरीदी जाए, ये मांग भी रही है। इसमें आम आदमी पार्टी की सरकार क्या करेगी, ये बड़ी चुनौती होगी। और खेती में जो कर्ज की बात है उसका क्या होगा, ये भी एक बात है। फिर बेरोजगारी के सवाल को कैसे डील किया जाएगा, पंजाब में बाहर से उद्योग कैसे आएगा, इन्वेस्टमेंट कैसे आएगा, क्या इन्वेस्टमेंट आएगा तो क्रॉनिक कैपिटलिज्म को बढ़ावा देते हुए एक तरफा आ जाएगा, आखिर क्या किस तरह की व्यवस्था होगी, ये एक बड़ा सवाल ये है। बहुत ये बात आपने और सही वही कही तय है। करेगा, हाँ, क्योंकि वही तय दिल्ली करेगा कि भारतीय जनता पार्टी के विरोध में आम आदमी पार्टी कितना टिक पाती है और किस तरह क्या के रास्ता विकल्प ले है पाती भी है। या नहीं है, ये बात सही है। क्योंकि देखिए दिल्ली में एक अच्छी शिक्षा व्यवस्था और स्वास्थ्य को लेकर एक अच्छा काम किया है, लेकिन क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पर चुनौतियां पंजाब में ज्यादा है तो पहले तो उसी को टैकल करना है। क्योंकि अक्सर कहा पर जाता है कि हाँ गीत में एक जी, बात और कह दूं, हाँ जी, हमारे यहाँ कहाँ किसने अच्छा काम किया है। मैं अगर आपसे पूछूं कि क्या कोई इंडिपेंडेंट किसी जर्नल का, किसी रिसर्चर का कोई ऐसा लेख आप मुझे बता सकते हैं जो इन दोनों इशू पे कहें कि बहुत धरातल पे जाके बहुत अच्छा काम किया है? नहीं, ये जब हम कहते हैं कि दिल्ली में तो इस दोनों विषयों पे बहुत अच्छा काम किया है, तो ये भी एक प्रचार तंत्र के माध्यम से, जो विज्ञापन के माध्यम से आम आदमी पार्टी ने बनाया, हम उसी को मानकर कहते हैं और उसी को उन्होंने पंजाब में भी फैलाया है। हाँ, आप याद कीजिए 2014 तक गुजरात में, उस गुजरात में जहां 2002 का कत्लेआम भी होता है, उस गुजरात में मोदी साहब ने गुजरात मॉडल बनाकर देश में पेश किया, और जब देश में पेश किया तो पूरे देश ने उसे स्वीकार भी कर लिया और मोदी जी को भारी समर्थन मिला। परंतु क्या बाकी जगह पे बेरोजगार को लेकर मोदी साहब ने जो वायदा किया था 2014 में, 2014 में, क्या उसे लागू कर पाए? क्या 2019 में जब कहा कि इतने रोजगार देंगे, क्या उसे कर पाए? जब कहा था कि हम देश में काला धन वापस लाएंगे, क्या ला पाए? क्या भ्रष्टाचार रोक पाए? तो ये क्या, जब आपको याद होगा 2014 में भारतीय जनता पार्टी ने अपने मैनिफेस्टो में कहा था कि हम स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट लागू करेंगे। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में एफिडेविट दिया कि हम लागू नहीं कर सकते हैं। 1 साल के आंदोलन के बाद भी उन्होंने किसानों को अभी तक कोई हाथ नहीं पकड़ाया इस बात पे। तो जो गुजरात मॉडल में जो कहा गया, असल में गुजरात मॉडल में भी अगर आप जाके देखेंगे तो क्या वहां इक्वलिटी आ गई थी? क्या गरीबी खत्म हो गई थी? क्या समाज में लोगों को समानता, स्वास्थ्य और एजुकेशन और ऐसी मूलभूत सुविधाएं मिल गई थी? ये सवाल थे। परंतु एक तरफा मीडिया के प्रचार से बाकी देश में इसको फैलाया गया और इसका काउंटर करने के लिए कोई इंडिपेंडेंट एजेंसीज ने उस तरह से सच्चाई सामने, जनता के सामने नहीं रखी। और यही मुझे लगता है दिल्ली की स्थिति है। दिल्ली के जो मोहल्ला क्लिनिक हैं, उनका अगर कोई अध्ययन जाके करेगा तो पाएगा कुछ मोहल्ला क्लिनिक की स्थिति अच्छी है और बाकियों में क्या बदहाली है। अगर मोहल्ला क्लिनिक की अच्छी स्थिति होती, हम जब उत्तर प्रदेश की बात करते हैं तो कोरोना के अंदर लोगों की बदहाली की, उनके स्वास्थ्य को ना मिलने की बात करते हैं, परंतु दिल्ली में कोरोना के समय लोगों की क्या हालत हुई थी, अगर स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार हुआ होता तो क्या वो स्थिति होती? दूसरा, एजुकेशन की हम बात करें, एजुकेशन के नाम पर स्कूलों में कुछ कमरे बना देना और कुछ कमरों को सजाकर उसका विज्ञापन कर देना, वो एक बात होती है। एजुकेशन का, शिक्षा का स्तर सुधार देना, उसको नए तरह समाज के जीवन के साथ जोड़कर शिक्षा देना, वो एक दूसरी बात होती है। आप बताइए दिल्ली में कितने स्कूल आम आदमी पार्टी ने अब तक बनाए? और अगर स्कूल इतने ज्यादा बनाए तो उनके विज्ञापन भी अगर आप ढूंढ लेंगे तो कितने स्कूलों का जिक्र होता है जिसमें बढ़िया कमरे और बढ़िया स्विमिंग पूल दिखाया जाता है। तो ये पूरा तो एक तरफ उनके बजट की जो एलोकेशन है और उनके पास जो रेवेन्यू है उसका प्रभाव है, दूसरी तरफ उसके अंदर जो खामियां हैं उसका हम क्या करें। इसलिए जो कल भी मैं कह रहा था कि आज के दिन राजनीति में जो केंद्र में आ गया है, एक नैरेटिव सृजिए, उस नैरेटिव को धरातल पर एक पर्सपेक्टिव बना दीजिए और वो एक परसेप्शन बनाने के बाद
एक सोशल मीडिया और विज्ञापन के माध्यम से एक परसेप्शन एक बनाइए परसेप्शन बनाने के और बाद उसको जमीन पे उतारते हुए लोगों के बताइए कि हम जीत रहे हैं और हम ऐसा कर सकते हैं। ये 3 चीजें मैनेजमेंट के साथ आप करते हैं तो लोगों में, और जहां खास करके बदलाव की बात होती हो, स्थापित राजनीतिक दल डिस्क्रेडिट हो ठीक चुके हो, वहां ये बात काम करती है। परंतु जब भी ये धरातल पे तोली नापी जाएगी, परखी जाएगी, तो इसका एक दूसरा रूप भी सामने आएगा, वो भी हमें ध्यान में रखना चाहिए। ठीक है, उस सेंस में देखें तो ये मोदी जी का 2014 में सत्ता में आना और अरविंद केजरीवाल का पंजाब में आना, इनके अंदर वो सिमिलरिटीज, वो समानताएं दिखती हैं कि सत्ता में आए किस नारे पे, सत्ता में आने के लिए किया क्या। आपको याद होगा आईटी सेल, सोशल मीडिया, इसका और फिर प्रशांत किशोर का जो एकदम चुनाव को मैनेज करने का तरीका, ये 2014 में इंट्रोड्यूस हुआ था ना, हम सब तभी जानने लगे सभी सामने आए थे वो बेंच स्थिति अभी पंजाब में हमने देखी। ठीक, पंजाब का जिक्र हमने कर लिया, आप थोड़े दूसरे राज्यों का भी हम जिक्र कर लेंगे, लेकिन छोटे से ब्रेक के लिए राजीव जी यहाँ पे रुक रहे हैं, छोटा सा ब्रेक, तुरंत लौट रहे हैं। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। जनादेश 2022 देख रहे हैं आप। स्ट्रेट टॉक में आज बात 5 राज्यों में हुए विधानसभा चुनावों के नतीजों की बात, या यूं कहें कि उसका निचोड़ आज ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। इससे पहले क्योंकि हम यूपी में एक बड़ी जीत एक बार फिर से हासिल हुई है, 250 का आंकड़ा पार रखकर प्रचंड बहुमत बीजेपी ने जीता है, और उसके बाद सीएम योगी आदित्यनाथ को लेकर अब बड़ी बातें कही जाने लगी हैं। पीएम मोदी का उन्हें उत्तराधिकारी बनाए जाने की बात कही जा रही है, तो ये भी कहा जा रहा है कि भविष्य का नेता जो है वो मिल गया है। इस पर हम बात करें उससे पहले राजीव जी, ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। ये एक सवाल कि राजनीतिक जो धुरंधर रहे हैं, प्रोग्राम के शुरुआत में मैं जिक्र इन्हीं का कर रही थी कि अब उनका राजनीतिक करियर क्या, अब क्या, क्योंकि हम बात करें कैप्टन अमरिंदर सिंह की, क्योंकि कल भी हम डिस्कशन के दौरान यही जिक्र कर रहे थे कि अपनी हार से ज्यादा शायद वो आज खुश इस बात से होंगे कि कांग्रेस जो है वो हार गई है पंजाब में, क्योंकि कंट्रोवर्सी जो है वो जो देखी जग जाहिर रही। लेकिन उनके साथ साथ अगर हम बाकी चेहरों का भी जिक्र करें, उत्तराखंड के हरीश रावत का जिक्र करें, प्रकाश सिंह बादल का जिक्र करें, सभी अपनी अपनी सीट से हारे हैं। कुछ और भी बहुत इंपॉर्टेंट वीआईपी चेहरे, पुराने चेहरे, दिग्गज सियासी धुरंधर, वो भी अपनी अपनी सीट से हारे। उन सबका आगे राजनीतिक भविष्य क्या? देखिए, मुझे लगता है कि मैं इसको इस तरह से देखता हूं कि जो बड़े पुराने धुरंधर जिनको हम कहते हैं, उनका चुनाव हारना, एक तो वर्तमान समय की जो टेक्नोलॉजिकल और सोशल मीडिया और समाज में एक परसेप्शन का जो वॉर है, उसमें वो नहीं टिक पा रहे हैं। परंतु उसके साथ साथ हमें देखना चाहिए समाज कैसे इवॉल्व कर रहा है। समाज में सारे तंगहाली के बावजूद, बेरोजगारी और आर्थिक तंगहाली के बावजूद, एक समाज में वो चेतना आई है और समाज में वो वर्ग का आकार बढ़ रहा है जो कम से कम ये मानता है कि मैं किसी क्षत्रप का, किसी बड़े चेहरों के गुलामी की तरह या उन्हीं के पद चिन्हों पे चलूंगा, ऐसा मैं नहीं कर सकता। एक मतलब अपने अस्तित्व की स्वीकृति वाला सवाल आया है और वो अपने तरह से सवाल करने लगा है। तो जिसको हम आज से कुछ साल पहले कहते थे कि फला चुनाव क्षेत्र तो फला जाति का है या फला लीडर के साथ ही जाता है, फला गांव के अंदर फलाने परिवार कुनबा तो एक फला के साथ ही जाता है, वो जो पुराना विचार था अब वो टूट रहा है। लोग नए तरीके से सोच रहे हैं, युवा नए तरीके से सोच रहा है, उसके सामने परिस्थितियां नई हैं, वो नई परिस्थितियों में सोच रहा है और साथ में एक इंडिपेंडेंस का भाव भी उसमें है। तो वो बंधे बंधाए तरीकों में सोचने की बजाय नए लोगों जिनके साथ उनका एक्सेस भी होता है, जिनके साथ मिलना जुलना संभव होता है और जिनमें ऊर्जा भी है, उनके साथ उनका एक नया जुड़ाव और नया मेल बनता है। और वही शायद एक कारण है कि इतनी ताकत होने के बाद, इतनी आर्थिक ताकत, लोगों में इतना पुराना रसूख होने के बावजूद कैप्टन अमरिंदर सिंह का हारना, प्रकाश सिंह बादल का हारना और उधर रावत साहब का हारना, ये सब इसी तरफ संकेत करता है। गीत, एक और इंपॉर्टेंट नाम की अगर हम बात करेंगे, उत्तर प्रदेश में जाएंगे, जिसपे कल काफी हंगामा भी होता नजर आया। सिराथू जो कॉन्स्टिट्यूएंसी है जहां से केशव प्रसाद मौर्य, जो उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के बहुत बड़े लीडर हैं, नंबर 2 के लीडर माने जाते थे, कैबिनेट में एक बड़ा पद था, वो चुनाव हार गए। एक तरफ 41% वोट लेकर भारतीय जनता पार्टी यूपी में दोबारा जीत गई और उनके बहुत बड़े लीडर जो मंत्री भी थे और योगी के सामने खड़े होने वाली बात अगर किसी से सुनते थे तो केशव प्रसाद मौर्य थे, वो चुनाव हार गए। अब आप इसे कैसे देखेंगे? तो ये परिस्थितियां सिर्फ पंजाब की नहीं है कि जो हार रही थी पार्टी उसके लोग हार गए, बल्कि जो जीत रहे थे यूपी में उनके भी बड़े लीडर हार गए।
इसको भी आप देखिए। अब आप देखिए कि कुछ दिनों तक चर्चा चल रही थी कि भी माजा में माजा ब्रिगेड के नाम से सुखी रंधावा और तृप्त बाजवा और ये सब तो हार रहे हैं। ठीक। पता लगा वो तो जीत गए। हाँ। और चन्नी साहब जो एक नए चेहरे के तौर पे उभरे थे और उभारे गए थे और चेहरा भी बनाया गया सीएम का, वो अपनी उस सीट से हार गए जहां वो इंडिपेंडेंट जीते, 2 बार फिर जीते। तो समाज कैसे रिस्पॉन्ड कर रहा है, इसमें एक बड़ा हिस्सा जो है वो नए तरीके से, नए औजार से उनके बारे में सोचता है। और नया औजार क्या है? पहले लोगों के साथ व्यक्तियों का मेलजोल, उनके दुख सुख में जाने आने का संबंध, और वहां पर लोगों के साथ लंबे समय से पारिवारिक रिश्ते होना, और फिर एक सामंतशाही के अवशेष के रूप में जो बड़ा पहुंच वाला व्यक्ति है उसको अपना बहुत आदरणीय मान लेने का जो भाव था। शायद ये सब चीजें अब बिखर रही हैं, टूट रही हैं। इनमें कुछ हिलजुल तो जरूर है। अगर टूट और बिखर नहीं रही है तो इनमें हिलजुल तो है। और ये जो हिलजुल है वो काफी समीकरणों को बदलती नजर आती है। उसी के तहत प्रकाश सिंह बादल भी हार जाते हैं। और आप देखिए सिमरनजीत सिंह मान जो पिछले कई सालों से बार से चुनाव लड़ते हैं और बहुत कम वोटें मिलती हैं, इस बार अमरगढ़ से वो जीत के नजदीक पहुंच जाते हैं, सिर्फ 6000 वोट से हारते हैं, नंबर 2 पे आते हैं। एक दो जगह और उनकी पार्टी के लोगों को महल कला में उनका कैंडिडेट दूसरे नंबर पे आता है। और लुधियाना में अगर हम जाएं, जहां हर कोई मानता था कि बैंस ब्रदर की 2 सीट तो हैं, वो तो पक्की हैं और हमेशा इंडिपेंडेंट भी जीतते थे, इस बार वो हार जाते हैं और वोट भी बहुत कम मिलता है। तो ये एक नया चर्निंग तो समाज में है। तो और कैप्टन यूथ अमरिंदर जिसको हम सिंह का कहते क्या? हैं, उनकी राजनीतिक पारंपरिक भविष्य? राजनीति के बाद यूथ जो इसमें जुड़ रहा है और जो उसकी भागीदारी है, हाँ। उसको भी नए संदर्भ में नए तरह से पढ़ना और समझना महत्वपूर्ण होगा। और उसको हम जो पारंपरिक हमारी समाज के बारे में समझ थी जी। उससे परे जाके समझना होगा। शायद मैं अपनी बात भी करूं, हाँ। पंजाब के चुनाव को मैं जैसे देख रहा था कि पंजाब का चुनाव कैसे होगा, मैं मानता था कि पंजाब दिल्ली नहीं है। दिल्ली में लोग सेल्फ डिपेंडेंट ज्यादा है, पंजाब में एक दूसरे पे निर्भरता ज्यादा है। और विधानसभा के चुनाव में हर व्यक्ति के घर तक किसी न किसी उम्मीदवार के समर्थक की पहुंच होती है और उनका व्यक्तिगत संबंध भी होता है। तो इस तरह से एक बड़े स्तर पे परिवर्तन हुआ भी तो इतना बड़ा नहीं हो सकता, ये एकदम नहीं हो सकता, परंतु पंजाब में वो हुआ। और इसको होने के पीछे हमें देखना चाहिए कि जो पंजाब के राजनीतिक इतिहास को देखते हुए जो धारणाएं हम बनाते हैं या जो निष्कर्ष निकालते हैं, वो आज वोटर का एक बड़ा हिस्सा है, मतदाताओं का, जो उस पारंपरिक राजनीतिक धारा और सामाजिक ढांचे के भीतर नहीं सोचता। वह एक समाज की नई संरचना भी निर्मित हो रही है। और आप अचानक देखेंगे, मैं 2 विधानसभाओं का अगर पंजाब का ही जिक्र कर दूं, हाँ। डेराबसी जी। डेराबसी में देखें तो भारतीय जनता पार्टी का डेराबसी में तो कभी मैंने सुना नहीं था, 26,000 वोट उसे मिला, क्योंकि जीरकपुर वहां आता है। और जीरकपुर वो क्षेत्र है जो पंजाब के बाहर के लोग भी आकर अपने अपने कामकाज से बसे हैं। मोहाली सीट में 17,000 वोट उसे आता है भारतीय जनता पार्टी को। अब इनको कैसे देखेंगे? तो समाज पंजाब में अलग तरह से बदल रहा है और पंजाब के बाहर अलग तरह से बदल रहा है। एक बात ध्यान में रखनी चाहिए, पंजाब का जो विदेश जाने का जो सिलसिला है वो बहुत तेज गति से बढ़ा और इस बार उस पे सवाल भी उठे। उन पे सवाल हुए जिन्होंने बाहर जाने वालों को कहा कि हम लोन देंगे, हमें आईएलटीएस उनको आपको करवाने में मदद करेंगे। उन पे सवाल उठा कि आप तो पंजाब को खाली कर देना चाहते हैं। परंतु वो बाहर जाने के नाते एक चीज जरूर हुई, जितनी संख्या में लोग बाहर गए वो यहाँ के क्षत्रपों, यहाँ के बड़े नेताओं, यहाँ के अमीरों के दबाव से मुक्त हो गए, क्योंकि उनकी आर्थिक संपन्नता भी उनके पास आ गई। और जैसे ही आर्थिक संपन्नता आती है तो इस तरह के सामाजिक और पारिवारिक दबदबे जो आपके ऊपर होते हैं, दबाव होते हैं, डोमिनेंस होता है, उससे मुक्त जरूर आप होते हैं। और उससे मुक्त होने का सबब ही है कि ये जो स्थापित क्षत्रपों का हारना और राजनीति का नए तरह से सृजन होना, ये दिखता है। और मुझे लगता है इसी झलक ही आपको उत्तर प्रदेश में रावत साहब के इलेक्शन में दिखेगी। इसी तरह की झलक आपको अलग अलग जगहों पे दिखती है। अच्छा ठीक है, ये यूपी का हम जिक्र करते हैं सीएम योगी आदित्यनाथ का, क्योंकि देखिए एक बार फिर से राजीव जी एक जबरदस्त जीत ने यहाँ पर योगी आदित्यनाथ को अब कंसिडर किया जा रहा है लंबी रेस का घोड़ा। आप इसे किस तरीके से लेते हैं? और खासकर मैं यहाँ पे ये भी समझना चाहती हूँ आपसे कि दलित राजनीति की जब हम बात करते हैं, क्या हम कहें कि भारत में भी अब दलित राजनीति का एक जो नया चैप्टर है उसकी शुरुआत हो चुकी है? देखिए, दलित राजनीति जिसको हम कहते हैं, असल में वो दलित जो है वर्ग है, उसकी राजनीति की बात, उसके वोट की बात नहीं करते हैं।
असल में दलित राजनीति उस सामाजिक न्याय की राजनीति है जिस सामाजिक न्याय के तहत, जिसको हमने दलित में जन्म होने से, दलित समाज में होने से, दलित समाज के नाते उनके पास बहुत संसाधन नहीं थे और उनकी जो समाज में मार्जिनलाइज पोजीशन थी उसको रेखांकित करते हुए उनको बराबर लाने के लिए जो सामाजिक न्याय के विचार के तहत अफर्मेटिव एक्शन लिए, उसकी जो राजनीति है वो सामाजिक, वो दलित राजनीति हम कहना चाहिए। जी, और जब हम ठीक। उसकी बात करते हैं तो फिर और उस समाज में भी लगातार ये होगा कि वो भी अपने तरह से देखेगा कि किसने हमें सिर्फ नारा दिया, कौन हमें उस मार्जिनलाइज सेक्शन से उठा के आगे ला रहा है। अब भारतीय जनता पार्टी को यूपी में अगर आप देखेंगे और योगी जी को देखेंगे, उनका तो कोई ऐसा विचार नजर नहीं आता, उनका तो कोई ऐसा विजन नजर नहीं आता जो दलित को बीइंग मार्जिनलाइज जो है उसको उठाकर आगे लाने की बात हो। परंतु वहां भारतीय बीएसपी, बहुजन समाज पार्टी चुनाव में कमजोरी से लड़ती है, काफी ठहरी हुई नजर आती है और वो अपने पूरे लगातार दलित वोट लेने वाली बहुजन समाज पार्टी सिर्फ 13% पे आ जाती है। और जब 13% पे आती है तो दलित वोट का शिफ्ट जो है वो समाजवादी पार्टी की तरफ नहीं दिखता है, वो भारतीय जनता पार्टी की तरफ दिखता है। और मैं अगर इसको कहूं तो इसके अंदर एक बहुत गहरे में एक बात आपको नजर आएगी। भारतीय जनता पार्टी का जो समर्थक वर्ग है, जिसको हम बड़े स्तर पे मानते हैं कि ये समाज है जो भारतीय जनता पार्टी के साथ है, सवर्ण समाज जिसको हम कहते हैं जी। वो समाज दलितों को बराबरी का दर्जा नहीं भी देता, ये तो सच है। आप घर परिवार में जाके देखेंगे आपको दिखेगा कि कितना अंतर है, परंतु उनका जो बराबरी का दर्जा ना देना है उसमें विजिबल वायलेंस नजर नहीं आती है, वो बहुत इनविजिबल भी है एक तरह से। उसको समझने के लिए आपके साथ हो रहा हो तो समझ में आता है, आप बहुत संवेदनशील हैं तो समझ में आता है। अगर वो नहीं है और आप में चेतना का निर्माण नहीं हुआ है तो लगता है समाज में ये तो होता ही है, हम तो दलित हैं तो हमारी स्थिति यही होगी, ऐसा भी एक बड़ा वर्ग है। परंतु जो कुछ कम्युनिटीज हैं जिनका समर्थन समाजवादी पार्टी को मिलता हो या आरएलडी को मिलता हो, उस समाज में अगर आप जाके देखेंगे उन समाजों का दलित समाज के साथ आपस का पारिवारिक एक दूसरे के कामकाज का रिश्ता ज्यादा गहरा है, परंतु उनका दलित को दलित कहकर धिक्कारने का जो सबब है, जो भाषा है, जो विचार है और उसकी जो विजिबल वायलेंस है, उसके भी बार बार उदाहरण सामने आते हैं। और जब वो वायलेंस के वायलेंट उनके नकारने के संकेत जब सामने आते हैं, घटनाएं सामने आती हैं, तो वो उस समाज को ये घटनाएं ऐसे समाजों से अलग भी करती है। और जब ऐसे समाजों से अलग करती है तब मुझे लगता है कि दलित समाज बहुजन समाज पार्टी से टूटने के बाद ये एसपी और आरएलडी की तरफ जाने की बजाय बड़े संख्या में शायद बीएसपी भारतीय जनता पार्टी की तरफ गया। और ये एक स्वाभाविक प्रवृत्ति भी है जिसके तहत ही जाता है। तो इसको सामाजिक न्याय के बड़े संदर्भ में सामाजिक न्याय के विचार को दलित पॉलिटिक्स के साथ जोड़ा जाएगा और उस पर परखा जाएगा कि समाज को आगे ले जाने का, समाज के सम्मानजनक अस्तित्व को स्वीकार करवाने का इरादा और विचार किस पार्टी का है। जब उस तरह से बात होगी तब आप पंजाब में भी दलित समाज की अलग तरह से एक नया चैप्टर वो होगा, नया चैप्टर होगा। राजीव जी छोटे से चर्निंग उसमें है। एक ब्रेक के लिए रुकेंगे राजीव जी यहाँ पे, जल्द लौट रहे हैं। स्ट्रेट टॉक में जुड़े रहिएगा आप भी हमारे साथ। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत स्ट्रेट टॉक में। जनादेश 2022 के बाद राजीव जी एक बार फिर से आपका भी स्वागत करते हैं। कल जब डिस्कशन हो रहा था आप बार बार परसेप्शन की बात कर रहे थे, एक नैरेटिव की बात कर रहे थे। यहाँ पर मैं सपा के संदर्भ में आपसे सवाल रखूंगी कि समाजवादी पार्टी की चूक आखिर रही कहाँ है, क्योंकि देखिए गलती आज ढूंढने की कोशिश की जा रही है। क्योंकि हम देखते हैं कि पूरे के पूरे इलेक्शन में हम देख रहे हैं कि अखिलेश यादव जो है वो एक परसेप्शन की लड़ाई में लीड अपनी जो है वो बनाए हुए थे, लेकिन कहीं ना कहीं वो इसे वोटों में तब्दीली नहीं कर पाए हैं। उसके पीछे कारण क्या रहे हैं, क्या वजह रही? देखिए परसेप्शन की जब मैं बात कर रहा तो मैं आपको एक उदाहरण के साथ पंजाब से बात शुरू करता हूं। आपको वो सब वक्त याद करिए 20 एमएलए 2017 में आम आदमी पार्टी के पंजाब में जीते, करीब 10 छोड़ गए और आखिरी वो समय भी था जब विधानसभा के अंदर चरणजीत सिंह चन्नी बोल रहे थे और आम आदमी पार्टी के एक विधायक ने उनको आकर हक किया और कहा कि मैं तो बस तुम पे फिदा हो गया। उसने आम आदमी पार्टी छोड़ दी, विधानसभा में अनाउंस कर दिया। अगले दिन एक और विधायिका उनकी चली गई और उसके बाद आम आदमी पार्टी ने अचानक 10 जो सिटिंग एमएलए थे उनकी टिकट तय कर दी आगामी चुनाव के लिए, 2022 चुनाव के लिए जी। खबर आई कि आम आदमी पार्टी को लगता था हमारे विधायक छोड़कर जा रहे हैं और बहुत मामला बिगड़ जाएगा,
तो आनंद फानन में उन्होंने तुरंत टिकट तय कर दिया। जी। तो उस समय तक, ये 4-5 महीने पहले की बात है, चन्नी के मुख्यमंत्री बनने के बाद की बात है, आम आदमी पार्टी का बहुत ग्राफ नहीं था, नीचे जा रही थी, लगातार पार्टी टूटी थी, बहुत बुरी हालत थी। और इस ऐसा भी नहीं था कि 5 साल में आम आदमी पार्टी ने पंजाब में कोई मुद्दों की राजनीति या आंदोलन किया हो, संघर्ष किया हो, ऐसा भी नहीं था। हाँ, किसान मूवमेंट का जो उनको अल्टीमेटली फायदा मिला एक जगह पे, वो मिला, बाकी जगहों को उन्होंने कैसे साधा वो एक अलग बात है। अब आप जाइए, चलते हैं यूपी पे। यूपी में एसपी ने जो परसेप्शन बनाया, वो एक परसेप्शन तो बनाया कि भारतीय जनता पार्टी की योगी सरकार ने की जो नाकामयाबियां हैं उनको उन्होंने रखा और उन्होंने कहा कि देखिए इनको हराइए और हम ये हैं, और बीएसपी चुनाव में थी नहीं, तो वो बीजेपी को हराने वाले सब लोगों के मन में एक परसेप्शन तो बना कि एसपी और आरएलडी मिलकर बहुत बड़ा चुनौती दे रही हैं। ये तो एक परसेप्शन बना और उसमें वो डट कर खड़े हैं। परंतु वापस लौटकर अगर आप देखेंगे तो पाएंगे कुछ चीजें जो इस गठबंधन ने यूपी में नहीं की। 5 साल में संघर्ष इन्होंने भी नहीं किया। योगी सरकार के रहते जो भी होता रहा, अखिलेश तो घर से बाहर नहीं निकले, जितनी भी तरह की घटनाएं हुई। दूसरा, इनके समर्थकों के पास ये तो था कि योगी ने क्या गलत किया और ये क्या नहीं किया, वो तो फहरिस्त लंबी है और उसकी इनके पास भी थी जी। परंतु हम क्या करेंगे वो फहरिस्त नहीं थी। जब ये कहते थे कि यूपी के अंदर योगी के राज में कैसे लोग असुरक्षित हुए, तो वो बताते थे कि आपके राज में किस तरह महिलाएं असुरक्षित थी, समाज का कौन सा वर्ग असुरक्षित था, कैसे बाहुबली पैदा हो गए थे। तो उस परसेप्शन को भी अखिलेश नहीं तोड़ पाए कि हमारी सरकार आएगी तो हमसे जो गलतियां हुई होंगी उस दौर में ये हुआ होगा, तो अब हम उसको लगाम लगाएंगे। एक तो वो ये जो लगातार भारतीय जनता पार्टी अटैक करती रही और एसपी ना तो उसे स्वीकार कर रही थी और ना उसका काउंटर कर पा रही थी। दूसरा, तो 5 साल पुराने एंटी इनकम्बेंसी भारतीय जनता पार्टी ने परसेप्शन में वापस ला दी एसपी के खिलाफ। दूसरा, एसपी ने कोई विजन नहीं दिया कि क्या चीज है जो भारतीय जनता पार्टी नहीं कर पाई और हमारे पास क्या विजन है जो हम करेंगे, चाहे रोजगार का सवाल हो, चाहे खेती का सवाल हो। ऐसी परिस्थितियां नहीं बना पाई, कोई नई विजन नहीं दे पाई। और आश्चर्यचकित हो जाने के लिए काफी बड़ी बात है कि लखीमपुर खीरी जो किसान मूवमेंट का केंद्र रहा, जहां के सांसद के बेटे ने किसानों पर गाड़ी चला दी, केस बना, वो जेल में रहा, आनंद फानन में उसको जमानत भी मिली और उस लखीमपुर खीरी की 7 सीटें भारतीय जनता पार्टी जीती। हाथरस भी है, उन्नाव भी है, वहां पर भी। हाथरस को भी देखिए। और फिर हमारे समाज में न्याय का विचार, ये मैं एक थोड़ी कंट्रोवर्शियल बात कह रहा हूं कि जब हम न्याय के विचार की बात कहते हैं, और ये जनता को दोष देने की बात नहीं है, जनता के उन नेताओं को या समाज के उन आगू लोगों की बात मैं कर रहा हूं कि क्या वो नैरेटिव समाज में हम ले जा पा रहे हैं जो नई राजनीति का है कि जो हाथरस की जो बलात्कार की शिकार हुई युवती थी और जिसकी हत्या कर दी गई, उसकी मां को कांग्रेस ने टिकट दिया और वो लड़ी बहादुरी से। तो इतना बड़ा अन्याय सहने के बाद न्याय की आवाज बनकर, न्याय की आवाज दबंगों के खिलाफ बुलंद करते हुए जो चुनाव में आई, उसे वोट कितना मिला? उसे शायद 400 या 300 कुछ वोट मिला, मतलब 500 से नीचे रहा उसका वोट। तो न्याय के लिए हम प्रतीक नहीं बनाते, न्याय को अचानक हम एक अलग ही संदर्भ में देखते हैं। कहीं तो हम प्रचार करते हैं कि बताते हैं कि देखिए फलां व्यक्ति तो ये मोबाइल की दुकान पे काम करता है, वो उसने मुख्यमंत्री के उम्मीदवार को हरा दिया, मुख्यमंत्री के चेहरे को हरा दिया। दूसरी तरफ जो न्याय के लिए बड़ी प्रतीक बनती है, अन्याय के खिलाफ लड़ने का प्रतीक है, उसे वोट नहीं मिलता। तो हमारे समाज में भी न्याय के जो प्रतीक है, न्याय की जो समझ है, वो कहीं दूसरी जगह जाकर खड़ी होती है। और वो दूसरी जगह है कि न्याय का प्रतीक भी हम उसे बनाते हैं, न्याय के लिए और अन्याय के खिलाफ लड़ने वाला भी हम उसे समझते हैं जो चुनाव की जीत हार की राजनीति में कंटेस्ट में आ जाए, जीतने की परिस्थिति में आ जाए, नजदीक आ जाए, ये वो परसेप्शन बना दे। अब भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ समाजवादी पार्टी ऐसा कोई परसेप्शन नहीं बना पाई थी कि हम इसमें क्या नया सुधार कर देंगे, हम कौन सी चीज है जो ले आएंगे समाज के लिए, हम रोजगार कैसे दे देंगे। तो उनके पास नया विजन नहीं था, ना ही वो बता पाई। और तीसरा, जो परसेप्शन बनाने का खेल था, उसको भी समाजवादी पार्टी नहीं कर पाई। फिर ये तो राजीव जी अच्छा होता, क्योंकि पिछले 3 चुनावों में भी हम देखते हैं कि सपा ने गठबंधन में ही चुनाव लड़ा और तीनों बार वो हारी है। तो फिर तो आज उसे समझने की जरूरत है कि भाई एकला चलो रे वाली नीति अपनाओ तो शायद कुछ भला हो जाए।
नहीं, एकला चलो और साथ चलो से काफी नहीं होगा। हाँ। समाज के जो लोग, जो वर्ग उनके साथ पहले है, जो पोलराइजेशन होने की वजह से उनके साथ आता है, यादव वोट आता है, मुस्लिम वोट आता है, उस वोट के बाहर जाकर कैसे उससे संवाद करेंगे, ये ये ज्यादा समाजवादी पार्टी नहीं जरूरी कर है। पाई। समाजवादी पार्टी का जो परसेप्शन बना, वो धरातल में इस बीजेपी के खिलाफ मैदान में जो थी, उसका परसेप्शन तो बना, परंतु उन्होंने कोई ऐसा सोशल मीडिया में वो संदेश नहीं हवा में फैलाया जिससे बाकियों को लगता कि हाँ अभी सरकार बनेगी तो हमारी भी होगी। और मैं जिस परसेप्शन की कल बात कर रहा था, और पंजाब की मैं अभी भी बात कर रहा हूं, जी जी जी। पंजाब में बदलाव की जरूरत है, ये लोगों के मन में था। बदलाव के चेहरे आम आदमी पार्टी होंगे, बदलाव का चेहरा आम आदमी पार्टी होगी। ये आम आदमी पार्टी ने लोगों में एक सोशल मीडिया और एक प्रचार तंत्र के माध्यम से वो परसेप्शन परसेप्शन बनाया। जी और फिर उसके बाद कि हम जीत रहे हैं, हम जीत सकते हैं, जी। ये भी समाज में के बीच में लेके जाना, ठीक। इसको भी आम आदमी पार्टी ने किया। हाँ। इसको ऊपर से नीचे समाज में डाला गया हाँ। और समाज ने उसे स्वीकार किया। तो समाज के अंदर था बदलाव की तलब, जो 2012 से मैंने कहा दिखती है, और समाज में ऊपर से जो इन्होंने डाला कि हाँ हम बदलाव हैं और हम जीत सकते हैं और हम जीत रहे हैं, ठीक। जिसके साथ लोगों ने धीरे धीरे साथ जुड़े। तो यूपी में एसपी ये नहीं कर पाई थी। चलिए, थैंक यू सो मच। पांचों राज्यों के चुनावों का निचोड़ आपसे आज जानने की कोशिश करे थे राजीव जी। अपना समय देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार सर। थैंक यू। नमस्कार। जी हाँ, बदलाव की उम्मीद, बदलाव की बयार अब जो फिलहाल बहने लगी है, लेकिन उसे धरातल पर लाना और उसे इंप्लीमेंट करना और लोगों के बीच में वो लाना, ये सबसे बड़ी जिम्मेदारी होगी सरकार की भी और साथ ही साथ आम आदमी पार्टी की भी, जो पंजाब में अपनी सरकार बना रही है। ये 5 राज्यों का निचोड़ आज जनादेश 2022 पे समझने की कोशिश करे थे। यदि आप इस जनादेश 2022 के आए नतीजों पर, जनता के जनादेश पर अपने विचार रखना चाहते हैं, फीडबैक देना चाहते हैं, तो info@justbroadcasting.com या फिर geet@justbroadcasting.com पर आप हमें कॉमेंट कर सकते हैं। फिलहाल स्ट्रेट टॉक में आज के लिए इतना ही। जुड़े रहिएगा जस्ट हिंदी के साथ फॉर मोर प्रोग्राम्स। धन्यवाद।